हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक अप। आज हम देखेंगे कि कैसे हम शेयर मार्केट में एक अच्छे ब्रोकर को चुन सकते हैं। अच्छा ब्रोकर होना शेयर मार्केट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा वहाँ पे पैसा लगा होता है और रिस्की ब्रोकर्स भी होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उनके साथ। तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा ब्रोकर चुन सकते हैं। ये जानने से पहले कि कैसे हमें वो ब्रोकर चुनना है, हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के ब्रोकर्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शेयर मार्केट में 4 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। तो 4 टाइप की क्या ही अ, आप ये जानिए कि 2 टाइप के मेन होते हैं जिसमें ये और ये आते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। अधिकतर लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको चारों का ही काम बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर का क्या काम है? स्टॉक ब्रोकर का काम केवल इतना है कि ये आपके बाय और सेल ऑर्डर को प्लेस करता है और से बाय और सेल ऑर्डर्स का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो एक तरह समझ लिए ये एक ब्रोकर है। फिर सेकंड नंबर पे आता है फॉरेक्स ब्रोकर। अब फॉरेक्स ब्रोकर का क्या काम है? फॉरेक्स ब्रोकर का काम केवल इतना है कि ये आपके करेंसीज़ के जो पेयर होते हैं, जैसे इंडियन यूएसडी आईएनआर हो गया और जैपनीज येन हो गया, ये सारे जो पेयर्स होते हैं इनका बाय और सेल का ऑर्डर ये करेंसीज ब्रोकर करते हैं। इनका भी काम इन्हीं के अंडर में आ जाता है। अब बाद में देखेंगे कि जितने भी फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर हैं, ये दोनों ही ऊपर के दोनों के काम इनके द्वारा होते हैं। इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ये सर्विस अवेलेबल होती है। तो फिर हम आगे देखेंगे फुल सर्विस ब्रोकर। अब ये जो मेन है ये फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर है। तो फुल सर्विस ब्रोकर को हम समझते हैं पहले। तो फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप कोई भी ब्रोकर के पास जाएंगे तो उन वहाँ पे लिखा होता है उनके वेबसाइट पे या कहीं भी डिस्क्रिप्शन में कि वो फुल सर्विस ब्रोकर हैं या डिस्काउंट ब्रोकर है। तो फुल सर्विस ब्रोकर का काम केवल इतना होता है कि वो आपके एडवाइजरी आपको देगा, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। जैसे आपको किस स्टॉक में कब इंटर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारे चीज़ों को वो टिप्स बाय टिप्स आपको बताता रहेगा। समय समय पे उनके मैसेज आते रहेंगे। आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्लानिंग आपको करनी है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए वो आपकी पूरी पूरी मदद करते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकर इतनी सारी सुविधाएं देती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इसके चार्जेस भी लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फुल सर्विस ब्रोकर जितने भी हैं और जितना भी उनकी एडवाइज़री है उन सब का वो अलग से चार्ज करते हैं। अलग से चार्ज क्या ही मतलब, सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहता है क्योंकि उनके चार्जेस ही हाई रहते हैं। जैसे उनके डीपी चार्जेस हो गए और ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए। ट्रांजैक्शन चार्जेस तो खैर से भी ही देती है, लेकिन ये है कि उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। उनके कॉलिंग के कॉल करके अगर आप उनसे कोई टिप्स लेते हैं तो उसके अलग से चार्जेस हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये थोड़े से महंगे ब्रोकर पड़ते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की अपेक्षा। तो इनकी क्योंकि सर्विसेज ज़्यादा हैं इसलिए इनके चार्जेस भी ज़्यादा हैं। तो ये हो गया फुल सर्विस ब्रोकर। अब हम देखते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, जो कि सबसे मेन है और सबसे पॉपुलर है डिस्काउंट ब्रोकर। अब डिस्काउंट ब्रोकर का क्या काम होता है? डिस्काउंट ब्रोकर का काम केवल और केवल आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को प्लेस करने का होता है और इसका कोई काम नहीं है। ये केवल आपके ऑर्डर्स को सेटलमेंट कराने का काम करता है। आपको खुद ही अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको खुद ही प्रो बनना पड़ेगा, खुद ही आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना पड़ेगा। कौन से स्टॉक आपको बाय करने हैं, सेल करने हैं, वो आपको सीख के करना होगा। और जहाँ तक मेरी आज तक की नॉलेज है, मैं इतना ये जानता हूँ कि आपको किसी के भी टिप्स पे काम नहीं करना चाहिए। आपको किसी के कोई भी हो उसके टिप्स पे काम नहीं करना चाहिए और आपको पहले स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए हम एक अलग सीरीज़ लेके आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट होगी उसकी, और वन बाय वन बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक हम उसमें जाएंगे धीरे धीरे। खैर उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये हो गया कि कितने टाइप के ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो सबसे मेन जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो 2 ही टाइप के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो दोस्तों इस स्टेप में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में एक ब्रोकर चुनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है वो है ट्रस्ट। क्योंकि जो ट्रस्ट की बात है, तो अगर आपका आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, अगर आप उस पर कुछ विश्वास ही नहीं है आपको, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए किस प्रकार सुरक्षित होगी, किस प्रकार सही होगी। तो ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट से मेरा मतलब ये है कि उस ब्रोकर का कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड तो होना ही होना चाहिए।
तो अगर 5 साल से कम का रिकॉर्ड है, 5 ईयर से कम का रिकॉर्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि उस ब्रोकर के पास जाना ज़्यादा सही होगा। तो कम से कम 5 साल का उसका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन ना लग रहा हो, मतलब किसी भी ऐसा सीरियस एलिगेशन ना हो जैसे सेबी ने उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जांच बैठाई हो, या अगर जांच बैठाई भी हो तो वो उसमें गलत साबित हुआ हो, तो वो हो गया ट्रस्टेबल। तो ट्रस्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ब्रोकर का। फिर उसके बाद आता है फास्ट। अब फास्ट क्योंकि हम ऐसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जहां सेकंडों के हिसाब से भी आपको ट्रेड्स लेने पड़ सकते हैं। तो अगर आप वो आपका ब्रोकर फास्ट नहीं होगा तो आप कैसे ही ट्रेड लेंगे। तो शेयर मार्केट में ऐसे आप ब्रोकर को चुनिए जो फास्ट हो, जिसका प्लेटफॉर्म फास्ट हो और कोई भी ग्लिचेस ना आते हों। आमतौर पे क्या होता है, जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट्स आ जाती हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो फटाफट फटाफट अपने बाय या सेल ऑर्डर्स को प्लेस करते रहते हैं। तो जब बाय और सेल ऑर्डर्स इतने ज़्यादा प्लेस होते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म हैंग कर जाता है। तो ये हो गया फास्ट का, तो ऐसा होना चाहिए कि वो फास्ट हो। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है पेइंग और पे आउट। पेइंग और पे आउट काफ़ी आराम से होना चाहिए उस ब्रोकर का। अगर आपने दिन में डाला है पेइंग और शाम तक आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ही मतलब है, या मान लीजिए कल सुबह तक नहीं मिल रहा है। कोई कोई ब्रोकर अगर ऐसे हैं कि मान लीजिए आज आपने डाला और 4 दिन बाद आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल रहा है, तो वो ब्रोकर मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए ब्रोकर जो आज सुबह आपने डाला शाम को आपका पैसा मिल गया, या शाम को आपने पे आउट के लिए डाला तो फिर शाम को पैसा दूसरे दिन सुबह पैसा मिल गया। और जब हम पैसा उसके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं तो भी फटाक से तुरंत शो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 घंटे बाद शो हो रहा है, पता चला आपको 1 घंटे बाद पैसा शो हो रहा है अकाउंट में, जो आपके ट्रेड हैं वो तो निकल ही गए। तो फिर आप क्या ही करेंगे उस पैसे का। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कॉस्ट उसकी लो होनी चाहिए। एक ऐसा ब्रोकर जैसे जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, शुरू के दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, बाद में जो अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, बहुत आप पैसा कमा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप छोटे मोटे कॉस्ट को आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शुरू के दिन है आपके तो मैं आपको कहूँगा कि आप लो कॉस्ट की तरफ जाइए, लेकिन अच्छे ब्रोकर के पास जाइए, जैसे ज़ेरोधा वगैरह हो गए। तो ये सब थोड़े से अच्छे हैं, अच्छे ब्रोकर्स हैं, तो आप ज़ेरोधा वगैरह में जा सकते हैं, अच्छे ब्रोकर्स हैं ये सब। तो फिर आता है कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब मस्ट जो चीज़ होती है वो होनी ही चाहिए कस्टमर सर्विस। और कस्टमर सर्विस ऐसी भी नहीं कि अगर मुझे कभी मैं किसी ट्रेड में फंस गया, उनका प्लेटफॉर्म हैंग कर गया, तो मैं कस्टमर को लगा ही रहा हूँ और उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है उनका, या वो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, कस्टमर केयर पे कॉल ही नहीं लग रहा है। तो जब भी आप कोई सी भी ब्रोकर को चुनने जाएं, सबसे पहले आप उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करें। एक कॉल आपको ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर, और आप देखें कि वो कितनी जल्दी उनका रिस्पॉन्स टाइम है। तो कस्टमर सर्विस को आप पहले ही जांच लें। फिर आता है छठवें नंबर की बात। तो छठवें नंबर पे हम किस टाइप का ब्रोकर हमें चुनना चाहिए। तो मतलब मेरा ये है कि आप किस लिए ब्रोकर चुनना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए। देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए मेरी राय ये रहती है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अलग ब्रोकर चुनना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए एक अलग ब्रोकर चुनना चाहिए। इन्वेस्टिंग अलग रहे और ट्रेडिंग अलग रहे, दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आप जब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई शेयर ख़रीदा, उसको आप चाह रहे हैं कि अब मैं इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाऊंगा, इसको मैं रखूंगा आगे। लेकिन जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर के दिमाग क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक है, हम इसको इन्वेस्ट तो किए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको प्लेज कर देते हैं। प्लेज करने का मतलब है अपना शेयर आप गिरवी रखिए। इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो क्या करता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट के जो शेयर्स होते हैं उसको प्लेज कर देता है। प्लेज कर दिया, अब प्लेज करने के बाद जो उसको पैसा मिला उसको वो ट्रेडिंग में लगा दिया। अब होता क्या है, अगर वो ट्रेडिंग में लगा दिया, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो मैटर ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे कभी उसको लॉस हो जाता है तो वो जो उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उस पर असर पूरा पड़ जाएगा और उसका ट्रेडिंग भी बर्बाद हो जाएगा, उसका इन्वेस्टिंग भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोलिंग नहीं आती है लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे वक्त के साथ, टाइम के साथ आती है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए एक अलग अलग ब्रोकर्स को चुनें।
फिर आता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड फीचर्स की बात। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फीचर्स, कोई भी ब्रोकर हो उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में फ़ीचर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे उसके ऑर्डर बहुत जल्दी प्लेस हो जाएं और ऑर्डर विंडो उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि फटक फटक से, मान लीजिए आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं तो तुरंत तुरंत ऑर्डर प्लेस हो जाएं। ज़्यादा चीज़ें ना रहें उसमें कि मतलब 75 चीज़ें हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सारी चीज़ें ना हो। तुरंत आराम से ईज़ी वे में रहना चाहिए उसका प्लेटफॉर्म। उसके प्लेटफॉर्म में ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए कि आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो पता चला यहाँ पे आपने डाला 25 क्वांटिटी, अब उसके बाद आप एक बटन दबा रहे हो, दो बटन दबा रहे हो, तीन बटन दबा रहे हो तब उसके बाद जाके आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें फ़ीचर्स बहुत सारे होने चाहिए लेकिन ईज़ी वे में होने चाहिए। अगर ईज़ी नहीं रहेगा तो आप किस ही प्रकार उसको अप्लाई करेंगे। ठीक, ये तो हो गया प्लेटफॉर्म की बात। अब ऑफ़िस ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सारी चीज़ें तो आजकल ऑनलाइन ही हो जा रही हैं, कॉल पे ही हो जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर ऑफ़िस रहता है किसी ब्रोकर का तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अगर ऑफ़िस है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस स्टेप में हम देखेंगे कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि आप कैसे अच्छे ब्रोकर को चुनेंगे, क्या-क्या चीज़ें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो मेरी टिप्स है वो ये हैं कि आप जब भी आप ब्रोकर चुनने जाएँ तो कम से कम आप 2 से 3 ब्रोकर्स को ज़रूर चुनिए। 2 से 3 ब्रोकर को चुनने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए तो अलग रखिए ही, लेकिन कम से कम 2 से 3 ब्रोकर ऐसे आपके पास रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक इन्वेस्टिंग के लिए रख लिया, एक आप ट्रेडिंग के लिए रख लिया। सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं यही कह रहा था कि आपको कम से कम 2 से 3 ब्रोकर्स को रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आपका ब्रोकर, आपने कहीं बाय का पोजीशन लिया हुआ है और आपका ब्रोकर हैंग कर गया, उसका प्लेटफ़ॉर्म हैंग कर गया, तो कम से कम आपके पास ऐसा एक ब्रोकर और होना चाहिए कि वहाँ पे आप उसके विपरीत एक सेल की पोजीशन ले लें, ताकि आपके जो लॉसेस हैं वो कम हो सके। पता चला आपने बाय की पोजीशन ली हुई है और आपका प्लेटफ़ॉर्म भी काम नहीं कर रहा है और आपके पास दूसरा ब्रोकर भी नहीं है। अब बाय की पोजीशन नीचे जाती रही और आपका नुकसान बढ़ता रहा। तो इसलिए अच्छा होता है कि आप 2 ब्रोकर, मिनिमम 2 ब्रोकर तो आप रखें ही रखें। तो फिर उसके बाद अगली बात आती है इन्वेस्टिंग। हाँ, ये तो मान लीजिए चलिए हो गया इन्वेस्टिंग और ये ट्रेडिंग का, मैंने आपको बता ही दिया कि 2 ब्रोकर आप रखिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए अलग-अलग। फिर आता है लो कॉस्ट सर्विस ब्रोकर। तो ये आपके शुरुआती दिनों के लिए है, केवल शुरुआती दिनों के लिए हैं। अगर आप शुरुआती दिन हैं आपके तो आप एक डिस्काउंट ब्रोकर को चुनिए, या जो ऐसा ब्रोकर हो जो कम ब्रोकरेज ले रहा हो, या ज़ीरो ब्रोकरेज के आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म चले हुए हैं। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप ज़ीरो की तरफ जाइए या और इतने कम में आप जाइए एक अच्छा ब्रोकर चुनिए जो कि थोड़ा कम पैसा ले लेकिन आपको सर्विसेज अच्छी दे। और फिर उसके बाद आता है ऑलवेज चेक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। मतलब कि आप कोई, मान लीजिए आपने दिन में बाय या सेल किया, उसके बाद क्या होता है शाम में आपके ईमेल पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजा जाता है किसी भी ब्रोकर के द्वारा। चाहे आप कोई भी ब्रोकर चुनिए, वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या रहता है, उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये रहेगा कि आप कौन सा शेयर बाय किए, कौन सा शेयर सेल किया, या आपने क्या आज इंट्राडे किया या होल्डिंग लिया, जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद उसके नीचे उसकी सारी डिटेल्स जो होती हैं वो सारी उसके नीचे लिखी होती हैं कि उसमें कितना सर्विस चार्ज लगा, कितना एसटीटी लगा, और ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने लगे, सेवी चार्जेस कितने लगे, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ब्रोकरेज कितना लगा आपका, ब्रोकर ने आपको कितना पैसा चार्ज किया, तो वो सारी चीज़ें। तो हमेशा जब भी आप ब्रोकर से बाय या सेल कीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आए आपको उसको फुल का मतलब आप सारी उस पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, जो आपने बाय या सेल किया उसमें कितने चार्जेस जुड़े हुए हैं, वो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रोकर आपको कोई बेकार के फर्जी चार्जेस लगाते हुए चला जा रहा है। तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि केवल ब्रोकर के ऊपर ही आप छोड़ दीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट नोट बेच रहा है, आपने बाय सेल किया, तो ऐसे पे नहीं, आपको वो देखना चाहिए भले ही वो 1 रुपए का ही क्यों ना हो। अगर वो आपको फ़र्ज़ी चार्जेस लगा रहा है इसका मतलब है कि वो कुछ गलत है आपको, तो उसके लिए आपको आगे फर्दर एक्शन लेना पड़ेगा। फिर आता है ऑलवेज़ विथड्रॉ अनयूज्ड फंड। सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में, अभी देखिए हाल ही में
एक दो ब्रोकर्स ऐसे आए हैं, नए नए ब्रोकर्स थे और ज़ीरो ब्रोकरेज का वादा कर रहे थे। तो उनके में हुआ क्या, उनके प्लेटफॉर्म पे हुआ क्या, जितने भी क्लाइंट्स थे उनके जो अनयूज्ड फंड्स थे, उन फंड्स को उन्होंने फर्जी ही बाय या सेल कर दिया बिना क्लाइंट्स के मंजूरी के। वो अपने आप ही हो गए, वो ब्रोकर ने नहीं किया लेकिन उसके प्लेटफॉर्म की गलती से वजह, एक ग्लिच की वजह से हुआ। तो जितने भी क्लाइंट्स के अनयूज्ड फंड थे, अब उनसे क्या हुआ कि वो बाय या सेल हो गए। अब क्लाइंट्स को ये बातें पता भी नहीं, किसी के अकाउंट में लाख रुपए पड़ा है तो किसी के 10 लाख पड़ा है, किसी के 10,000 पड़ा है, वो बाय या सेल हो गए। हालांकि उन्होंने बाद में इसके लिए माफ़ी मांगा। अच्छा, ऐसे दिन पे हुआ कि शुक्रवार की शाम में हुआ ये चीज़। शुक्रवार के जब मार्केट बंद होने वाला था तब ये बाय या सेल हुआ अपने आप ही। तो कितने लोगों को तो एग्ज़िट का भी टाइम नहीं मिला। अब एग्ज़िट का भी टाइम नहीं मिला। अब जब मंडे मार्केट खुला तो मंडे मार्केट, अब गैप डाउन भी खुल सकता था, गैप अप भी खुल सकता था, तो उनके तो नींद उड़ गई उनकी। तो ये हुआ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि नहीं अब मुझे हफ्ते भर का इस फंड का कोई काम नहीं है, या मेरा तो भाई 1 लाख का ही काम पड़ रहा है, या 1,000 का ही मुझे काम पड़ रहा है, तो मैं 10,000 क्यों रखूँ अपने अकाउंट में। मैं उसको 9,000 रुपये में विड्रॉल करूँगा। जब मुझे 1 ही हज़ार का काम लग रहा है तो मैं क्यों 10,000 रखूँ। या मुझे 1 लाख का काम लग रहा है तो मैं 10 लाख रुपये क्यों अकाउंट में रखूँ। मैं 9 लाख रुपये वापस अपने अकाउंट में, मैं अपने बैंक अकाउंट में रखूँगा। तो हमेशा जब भी आपको ये लगे कि ये इस फंड का ये काम नहीं है, आप उसको तुरंत तुरंत विड्रॉल कीजिए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे एक अच्छे ब्रोकर को चुनते हैं। और दोस्तों अभी ये मेरा नया चैनल है, कृपया आप इसे जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए और सपोर्ट कीजिए। और आपके मन में अगर जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और आगे मैंने बहुत सारी प्लानिंग अभी इसमें बनाई है। ये एकदम अभी नया चैनल है तो धीरे धीरे मैं इसमें ग्रो करूँगा और धीरे धीरे इसमें चीज़ें और भी ले आऊँगा। बेसिक से मैंने एडवांस तक का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है, तो आगे वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।